नमस्ते। स्वागत है आपका परिणीता की इस अमर प्रेम कथा में। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे ललिता और शेखर के रिश्ते में दूरी बढ़ती जा रही थी और समाज की पर्दों के नीचे छिपे सत्य धीरे धीरे सामने आने लगे थे। आज इस आखिरी भाग में कहानी पहुंचती है अपने भावनात्मक और आत्मिक चरम पर। तो चलिए शुरू करते हैं परिणीता का अंतिम अध्याय। अपने विवाह से 10-12 दिन पहले शेखर माँ को लेकर काशी से वापस आ गया था। 3-4 दिन बाद एक सुबह माँ की आवाज लगाते हुए वह कमरे में दाखिल हुआ तो देखा ललिता भुवनेश्वरी के साथ फर्श पर बैठी कुछ काम कर रही है। उसे देखते ही शेखर वहीं ठिठक गया। ललिता ने तुरंत अपना काम रोक दिया और नजरें झुका ली। भुवनेश्वरी ने पूछा, क्या हुआ रे? शेखर घबरा गया, बोला, कुछ नहीं, अभी रहने दो, फिर बात करूंगा, और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। ललिता का चेहरा तो उसने नहीं देखा, पर जाते हुए उसकी नजर ललिता के दुबले पतले हाथों पर जरूर पड़ी, जिनमें सिर्फ कांच की 2-2 चूड़ियां थी, कोई गहना नहीं। शेखर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, पर वह व्यंग भरी थी। अपने आप से बोला, अच्छा ढोंग रचाया है। उसे मालूम था कि गिरिंद्र बहुत धनी व्यक्ति है। ऐसे में उसकी पत्नी अगर गहनों से सजी ना होकर सिर्फ चूड़ियां पहनी तो इसका मतलब वह सहानुभूति पाने का नाटक कर रही है। यही सोचकर शेखर के मन में तिरस्कार उमड़ पड़ा। उसी शाम जब शेखर नीचे उतर रहा था और ललिता ऊपर जा रही थी, दोनों का आमना सामना हुआ। ललिता दीवार से लगकर खड़ी हो गई और जैसे ही शेखर पास पहुंचा उसने धीमे स्वर में कहा, सुनिए, मुझे आपसे एक बात कहनी है। शेखर ने हैरानी से पूछा, मुझसे? ललिता बोली, हाँ, आपसे। शेखर ने कुछ तीखे स्वर में कहा, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? और सीढ़ियां उतरता चला गया, तेज कदमों से, बिना पीछे देखे। ललिता कुछ देर स्तब्ध खड़ी रही, फिर गहरी सांस लेकर ऊपर चली गई। अगले दिन शेखर अपने दीवान खाने में अखबार पढ़ रहा था कि गिरिंद्र अंदर आया। शेखर को बहुत आश्चर्य हुआ। गिरिंद्र ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और पास की कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद गिरिंद्र ने धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ कीजिएगा शेखर बाबू, इतनी सुबह तंग कर रहा हूँ, पर काम जरूरी था। मेरी सास जी ने जो उस दिन बात की थी वही दोहराने आया हूँ। वे अपना मकान बेचना चाहती हैं। अगर आप इसकी व्यवस्था जल्दी कर सके तो बड़ी कृपा होगी। वे इसी महीने में ले लौटना चाहती हैं। शेखर ने रूखे स्वर में कहा, आप जो कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन पिताजी के न रहने पर अब बड़े भैया ही मालिक हैं। आप उन्हीं से बात कीजिए। गिरिंद्र ने मुस्कुराकर कहा, ये बात तो मुझे भी मालूम है, पर अगर आप भैया से कह दें तो बात आसानी से हो जाएगी। शेखर ने कहा, आपके कहने से भी हो जाएगी, मैं बीच में क्यों आऊं? गिरिंद्र ने सोचते हुए कहा, दरअसल कल दीदी कह रही थी कि अगर शेखर बाबू यह बात कह दें तो काम जल्दी हो जाएगा। शेखर ने आश्चर्य से पूछा, कौन दीदी? ललिता दीदी। यह सुनते शेखर का सर घूम गया। आगे गिरिंद्र क्या कह रहा था उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कुछ देर बाद अचानक उसने पूछा, क्षमा कीजिए गिरिंद्र बाबू, पर क्या आपका विवाह ललिता से नहीं हुआ? गिरिंद्र चौंककर बोला, राम राम, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा विवाह तो अन्ना काली के साथ हुआ है। पर आपकी शादी के बाद तो अन्ना से तय नहीं हुई थी ना? हाँ, तय नहीं हुई थी, गिरिंद्र बोला, लेकिन गुरुचरण बाबू ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि मैं कहीं और विवाह ना करूं, वरना उनका परिवार असहाय हो जाएगा। उनके निधन के बाद दीदी ने मुझे बताया कि उनका विवाह पहले ही हो चुका है, उनके पति जीवित हैं। हालांकि यह बात कोई नहीं जानता। मैं उन पर अविश्वास नहीं कर सकता था, और फिर कोई विवाहित स्त्री से विवाह कैसे कर सकता है? गिरिंद्र यह कह ही रहा था कि उसने देखा शेखर की आंखें आंसुओं से भर गई हैं। गिरिंद्र चुपचाप देखता रहा। अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया था, वही शेखर ललिता का पति है। शेखर ने कांपती आवाज में कहा, और गिरिंद्र बाबू, आप तो ललिता से प्रेम करते थे? गिरिंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस प्रश्न का उत्तर आवश्यक नहीं है शेखर बाबू। कोई किसी से कितना भी प्रेम करे, विवाहित स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरे अनुरोध की रक्षा कीजिएगा, और अगर संभव हो तो बड़े भैया से बात कर लीजिए। यह कहकर गिरिंद्र नमस्कार कर चला गया। शेखर लंबे समय तक वहीं बैठा रहा। जिस व्यक्ति से वह ईर्ष्या करता था, आज उसी के लिए उसके मन में श्रद्धा उमड़ आई। गिरिंद्र के जाने के बाद शेखर उठा और जिस स्थान पर
गिरिंद्र बैठा था, वहां जाकर उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया। दोपहर के समय भुवनेश्वरी अपने कमरे में ललिता की मदद से नए कपड़े संभाल रही थी कि शेखर अंदर आ गया और बिस्तर पर बैठ गया। आज ना तो वो हिचकिचाया ना झिझका। क्या हो रहा है माँ? नए कपड़ों का हिसाब लगा रही हूँ। किसे क्या देना है? माँ ने कहा। शेखर मुस्कुराया। और अगर मैं ये ब्याह ना करूँ तो? भुवनेश्वरी चौंकी। क्या कह रहा है तू? ऐसी अशुभ बात जुबान पर मत ला। शेखर बोला, अब तक जुबान पर नहीं लाया माँ, पर अब ना कहूँ तो पाप होगा। क्या कह रहा है तू? माँ ने ऊंचे स्वर में पूछा। किसी दिन विस्तार से बताऊंगा माँ, आज नहीं। माँ झुंझलाकर बोली, अगर आज नहीं बताएगा तो कब बताएगा? अच्छा, तो ऐसा कर, मुझे आज ही काशी वापस भेज दे। मैं ऐसे घर की शांति भंग करने वाली गृहस्थी में नहीं रहना चाहती। ललिता भी मेरे साथ जाएगी। शेखर ने हंसते हुए कहा, माँ अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओगी तो इसकी व्यवस्था और किससे करोगी? आखिर तुम्हारी आज्ञा ही तो सबसे बड़ी है। माँ ने कहा, अरे मैं इसे अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? इसकी मामी से नहीं पूछना होगा? ललिता चुप रही। तभी शेखर बोला, माँ तुम जो कहोगी वही होगा, पर जिसे तुम अपने साथ ले जाना चाहती हो वही तो तुम्हारी बहू है माँ। भुवनेश्वरी ने हैरानी से पूछा, क्या कहा तूने? ये कौन है मेरी? शेखर बोला, ललिता तुम्हारी बहू है माँ। आज से नहीं, 4 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। तुम सचमुच इसकी सास हो। इतना कहकर शेखर चुप हो गया। ललिता उठी, सिर पर पल्ला रखकर माँ के चरणों में झुकी और उसी क्षण शेखर भी उसके साथ झुक गया। दोनों ने मिलकर भुवनेश्वरी के पैर छुए। भुवनेश्वरी की आंखों से प्रसन्नता के कारण आंसू बहने लगे। वे सचमुच ललिता को बहुत प्यार करती थी। भुवनेश्वरी देवी ने आगे बढ़कर अपना भारी संदूक खोला और अपने सब गहने बाहर निकाले। एक एक गहना ललिता को धीरे धीरे पहनाते हुए वे बहुत प्यार के साथ उससे बातें करती जा रही थी। बातें करते हुए उन्होंने शेखर और ललिता के बीच हुई एक एक बात जान ली। प्रसन्नता के अतिरेक के कारण भुवनेश्वरी ने ललिता को अपनी छाती से लगा लिया और उसका मस्तक चूमती हुई बोली, इसलिए गिरिंद्र ने अन्ना काली से शादी की? हाँ माँ, ललिता ने धीमे स्वर में कहा। जब मैंने गिरिंद्र से कहा कि मेरा विवाह हो चुका है तो उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए चुपचाप मेरी बात पर विश्वास कर लिया। मैंने गिरिंद्र से कह दिया था कि मेरा ब्याह हो चुका है। मेरे पति मुझे स्वीकार करें या ना करें यह उनकी इच्छा है, लेकिन वे हैं जरूर। भुवनेश्वरी ने प्यार से ललिता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटी, जरूर है। मैं आशीर्वाद देती हूँ तेरे पति दीर्घजीवी हों। लेकिन ठहर तो बेटी, मैं विनाश को तो खबर कराऊं कि शेखर की बहू बदल गई है। भुवनेश्वरी हंसती हुई बड़े लड़के के कमरे की ओर बढ़ गई। तो ये थी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई अमर प्रेम कथा, परिणीता की कहानी। एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम, त्याग और समाज के बंधनों के बीच इंसानियत की सबसे सुंदर झलक दिखाई देती है। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन हमारी मुलाकात यही नहीं रुकती। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। आप भी अपनी कहानी या अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमेशा की तरह सुनते रहिए, महसूस करते रहिए, क्योंकि हर कहानी में छिपा होता है एक दिल।